Hello students, welcome back. So students, in the last lecture, we discussed how to draw Lewis dot structure of different molecules. At last, we discussed the limitations of Lewis dot structure, and we found that there are many molecules whose bonding cannot be explained by using this concept. Also, we came to know that the Lewis dot concept, it do not give any information about the shape or geometry of molecule. मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, इसके बारे में लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको इन शॉर्ट वेस्पर थ्योरी भी बोला जाता है। ये थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री होती है, और हम किस तरीके से ये शेप और ज्योमेट्री जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम वेस्पर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, सिडग्विक एंड पॉवेल। ये थ्योरी दी गई थी 1940 में। इस थ्योरी में इन दो साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम डिटरमाइन करेगा कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। चलिए, कैसे डिटरमाइन करेगा, क्या कंसेप्ट लगाया, क्या आइडिया दिया इन्होंने? तो ये कहते हैं कि सपोज आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ए हमारा सेंट्रल एटम है और ये कनेक्टेड है दो एटम्स के साथ। सो दिस इज आवर सेंट्रल एटम। अब ये जो सेंट्रल एटम है ये दो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहा है बी के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो ये बी के साथ शेयर कर रहा है, दीज आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इनको हम बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। दो नाम हो गए इनके। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ये सेंट्रल एटम यूज करेगा दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है इस ए एटम के साथ जो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम जो है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कुछ शेयर्ड पेयर होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम चार्ज होता है, इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में क्या रहता है? रिपल्शन रहता है। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके बीच में रिपल्शन जो है वो क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर चले जाते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो जाए, उस टाइम पर इनकी जो भी पोजीशन रहती है इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ, वो पोजीशन जो है वो मॉलिक्यूल को एक शेप असाइन करती है। तो मॉलिक्यूल हमें उसी शेप का दिखाई देगा जिस पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जाके और एक दूसरे के बीच में जो रिपल्शन था उसको मिनिमम कर लेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें यही आइडिया जो है वो समझाने की कोशिश करती है कि आपका जो सेंट्रल एटम होता है इसके पास जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, और दूर जाने के टाइम पे ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जहां इनका रिपल्शन कम हो जाता है। वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन कम हो गया, उस टाइम पर इस मॉलिक्यूल की जो भी शेप रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज द ज्योमेट्री या दैट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये समझाया इस थ्योरी के अंदर इन दो साइंटिस्ट ने, और फिर इससे इन्होंने शेप जो है वो निकालने की कोशिश की। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर? सेंट्रल एटम it has इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर?
इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है शेयर्ड पेयर को प्लस लोन पेयर को, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली हम इकट्ठा जब बोलते हैं तो एक ही नाम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं विच अंडरगो रिपल्शन, जिनके बीच में रिपल्शन होता है, एंड ट्राई टू रिमेन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ठीक है। ड्यू टू दिस repulsion, the electron pair attain a definite position around central atom तो इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक डेफिनेट पोजीशन पर चले जाते हैं। दिस लीड्स टू अ ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस वजह से एक ज्योमेट्री या शेप जो है वो मिल जाती है मॉलिक्यूल को। तो ये समझाया वेस्पर थ्योरी के अंदर इन दो साइंटिस्ट ने। चलो, अब अगर इस रिपल्शन को स्टडी किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो कब होता है, जब दो लोन पेयर अपने एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाते हैं। तो सपोज जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, इसका ये सेंट्रल एटम है और इसमें दो लोन पेयर हैं, और अगर वो दो लोन पेयर विसिनिटी में मतलब अगल बगल वाली पोजीशन पे आ जाए इस तरीके से, तो इनके बीच में जो है वो मैक्सिमम रिपल्शन रहेगा। और इस रिपल्शन को क्या बोला जाएगा, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, तो यहां पर आ गया लोन पेयर रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो लोन पेयर रिपल्शन है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो देखो ये जो है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर की बगल में क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा। तो यहां पर जो रिपल्शन है दैट इज कॉल्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां पर क्या था, यहां पर था लोन पेयर रिपल्शन। अब देखो इससे जो है वो और कौन वीक होता है, तो यहां पर आता है तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जैसे इस मॉलिक्यूल में ये दो बॉन्ड पेयर है, ये एडजेसेंट पोजीशन पर है, बगल में है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब देखो बच्चों ये ऑर्डर जो है वो कैसे आ रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिए आप, लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर ये सेंट्रल एटम किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको हम लोन पेयर कह रहे हैं, ये इसी एटम की सरफेस पे प्रेजेंट है, इसी एटम के जो है वो सबसे क्लोज है ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्योंकि सबसे क्लोज है इस वजह से इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, सबसे कम रहने वाला है, और डिस्टेंस कम रहने वाला है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो ध्यान रखना, लोन पेयर हम सिर्फ दिखाते इस तरीके से, एक्चुअल में ये लोन पेयर कहाँ है, इसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में है। तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये, तो इस वजह से इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। अब इसको देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, तो दोनों एटम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस एटम और इस एटम के बीच में रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिस्टेंस जो है वो इस एटम से थोड़ा सा बढ़ गया। ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर के अंदर यूज हो रहा है, ये इस ए एटम से थोड़ा सा दूर चला गया, तो इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो रिपल्शन कम हो गया। इसलिए सबसे कमजोर रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इस एटम से दूरी पर है, तो दूरी पर है, इस वजह से वो ज्यादा क्लोज नहीं आ पाए तो इनके बीच में रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं हो पाया।
जितना ज्यादा इनके बीच में था। तो ये रीजन बोला गया कि यहां पर रिपल्शन जो है वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इस कंसेप्ट को जब अप्लाई किया जाता है तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वो रिजल्ट्स जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स जो है ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला रिजल्ट, द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 2 एटम्स। कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं, सिर्फ 2 एटम से मिलके वो मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, तो इज ऑलवेज लीनियर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शेप या उनकी ज्योमेट्री है वो हमेशा क्या रहती है, लीनियर। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना है, तो आप किसको सेंट्रल बोलोगे? किसी को भी नहीं, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो आपको कैसा दिखाई देगा? हमेशा लीनियर दिखाई देगा, लीनियर शेप। Cl2, यहां पर भी 2 एटम्स हैं, दोनों एटम्स टर्मिनल पोजीशन पे है, लीनियर ज्योमेट्री मिल रही है। नेक्स्ट इज HCl, ये भी 2 एटम से मिलकर बना है, लीनियर ज्योमेट्री दिख रही है। HF, तो जो भी मॉलिक्यूल सिर्फ 2 एटम से मिलकर बनता है, दे आर ऑलवेज लीनियर इन शेप और ज्योमेट्री। तो यहां पर शेप की बात की गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे के जो पॉइंट्स है, इसको हम एक टेबल की फॉर्म में यहां पर बना लेते हैं। तो ये सभी रिजल्ट्स थे जो वेस्पर थ्योरी के अंदर इन्होंने इस टेबल की फॉर्म में देखा है। देखो बच्चों, मैं आपको ये टेबल जो है वो बना के यहां पर बता देता हूं। अब देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब शेयर्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे टोटल हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या थे? शेयर्ड पेयर थे, लोन पेयर एक भी नहीं था। तो शेयर्ड पेयर होंगे तो इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा। इसके अंदर ये दोनों शेयर्ड पेयर हम इस तरीके से यहां दिखा सकते हैं कि भाई ये एक शेयर्ड पेयर हो गया, ये दूसरा शेयर्ड पेयर हो गया। इनके बीच में रिपल्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर तो यहां पर है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही टाइप का रिपल्शन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अब इस रिपल्शन की वजह से ये दोनों बॉन्ड जो है वो कितने एंगल पे चले जाएंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब 180 डिग्री एंगल पे चले जाएंगे। तो 180 डिग्री एंगल पे ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? तीनों एटम्स एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा दिस एज लीनियर ज्योमेट्री। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कैसे हो? शेयर्ड पेयर हो, मतलब सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड बन रहे हो, तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा बनेगा? लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान रखना। If any molecule is having only 2 electron pairs and both the electron pairs are used in bond formation, then the molecule will have a linear geometry. ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी हमें रीजन जो है वो बस इतना ही बताती है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाते हैं दोनों बॉन्ड, और दोनों बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल रहेगा। 180 डिग्री का एंगल रहेगा तो शेप कैसी आएगी? लीनियर आएगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, BeCl2। BeCl2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेम यही कंडीशन रहती है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर रहते हैं, तो उसकी लीनियर ज्योमेट्री कहलाती है। शेप बना सकते हो आप ऐसे, एक बेरिलियम का सेंट्रल एटम 2 क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसी ही रहती है। ठीक है, तो आपको ये शेप याद रखनी है, ज्योमेट्री याद रखनी है कि लीनियर ज्योमेट्री होती है अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और दोनों के दोनों क्या है? शेयर्ड पेयर। फिर आते हैं हम दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल कहता है कि आपके पास अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर हो और लोन पेयर एक भी ना हो, तो तुम्हारा मॉलिक्यूल ऐसा होगा। और इस मॉलिक्यूल की शेप जो बन रही है ये कैसी है? ट्राइंगुलर शेप है, और ट्राइंगल कैसा होता है? प्लेनर होता है, तो ट्राइंगुलर प्लानर शेप कहलाएगी ये, या फिर ट्राइंगुलर प्लानर ज्योमेट्री। तो ऐसा एक एग्जांपल देख लो, BeCl3। BeCl3 में क्या है? हमारे पास बोरोन का एटम है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तीनों बॉन्ड जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, कोई लोन पेयर नहीं है।
ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है, अगर कोई पूछे कि इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगी, तो इसकी ट्राइंगुलर प्लानर ज्योमेट्री या शेप आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे और तीनों के तीनों शेयर्ड पेयर थे। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, 3 शेयर्ड पेयर है तो ट्राइंगुलर प्लानर ज्योमेट्री बनेगी। अब आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी मॉलिक्यूल में, 2 शेयर्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास तो उसकी शेप या उसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? बेंट शेप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेंट शेप। क्यों है ये बेंट शेप? अब भाई लोन पेयर जो है वो तो इसी एटम का है ना, ये तो एटम से दूर तो है नहीं, एटम के ही वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा, तो ये तो आपको अलग तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 बॉन्ड दिखाई देंगे। ये दोनों बॉन्ड जो है वो कैसी शेप बना रहे हैं? बेंट शेप। तो इस वजह से यहां पर हम लोन पेयर जो है उसको कंसीडर नहीं करते। कभी भी लोन पेयर जो है वो आपको शेप में कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के अंदर ही होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो अलग नहीं होता एटम से। तो इसको सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं कि भाई इसके पास एक लोन पेयर था। ठीक है, हम सिर्फ बॉन्ड जो शो करते हैं, बॉन्ड से जो भी शेप बनती है वही शेप रहती है हमारी मॉलिक्यूल की। तो ये पॉसिबिलिटी अगर है तो मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, और ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा तो शेप रहेगी बेंट शेप। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा SnCl2। तो आगे चल के ये सभी एग्जाम्पल्स जो है वो हम निकालेंगे, इनकी जो है वो ज्योमेट्री और शेप निकालेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पॉसिबिलिटी है तो शेप ये, और ये पॉसिबिलिटी है तो शेप ये बनेगी। अब आते हैं नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर हम किस तरीके से ज्योमेट्री या शेप जो है वो बता सकते हैं। तो आपको ये टेबल जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे पास हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी, हमारे पास चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर्ड पेयर अगर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसी शेप आएगी मॉलिक्यूल की। ये सेंट्रल एटम ए और ये चारों इसके साथ कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो ऐसी जब भी हमारे पास शेप आती है मॉलिक्यूल की, तो ज्योमेट्री है या शेप जो है उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप। तो ध्यान रखना इस चीज का, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, चारों के चारों शेयर्ड पेयर थे, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बन रहे थे, तो इनके बीच में एंगल जो है वो क्या रहने वाला है? मैक्सिमम। तो यहां पर आपने देखा होगा एंगल जो है इस केस में क्या आता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, मीथेन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो CH4 इसका एग्जाम्पल हो जाता है। यहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन इसमें से 3 शेयर्ड पेयर है और एक जो है वो लोन पेयर है। अब क्या होगा? तो एक पोजीशन पे जो है वो लोन पेयर दिखा दो, तो इसमें से एक बॉन्ड कम कर देते हैं, यहां लोन पेयर दिखा देते हैं, बाकी 3 एटम्स एज इट इज। अब लोन पेयर जो है वो तो इसी एटम का हिस्सा है, इसको तो अलग हम कंसिडर नहीं करते। तो अब देखो ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? हमें एक पिरामिड जैसा दिख रहा है। ये ट्राइंगुलर बेस हो गया, ठीक है, ये एटम टॉप में रखा हुआ है, पिरामिड जैसा दिख रहा है, इस वजह से इस ज्योमेट्री को बोला जाता है पिरामिडल ज्योमेट्री या पिरामिडल शेप। तो वेस्पर थ्योरी में ये बोला कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास किसी मॉलिक्यूल में, तो तुम्हारा मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? पिरामिडल दिखेगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स फिक्स कर रखे उन्होंने, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कॉम्बिनेशन है, तो शेप ये आएगी। अगली पॉसिबिलिटी कहता है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 शेयर्ड पेयर है और उसमें से 2 लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब 2 लोन पेयर आ गए, ये लोन पेयर तो इसी एटम का हिस्सा होते हैं, तो मुझे तो सिर्फ ये बॉन्ड दिखाई देंगे। ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है? बेंट दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगी बेंट शेप। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर है किसी मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास, तो तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या दिखाएगा? बेंट शेप दिखाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाता है CH4, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं NH3 अमोनिया, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है वाटर H2O। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी और ज्योमेट्री का क्या क्या नाम रहेगा? देखो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे पास हैं तो ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी आ गई, एक और पॉसिबिलिटी आएगी वो बाद में बनाऊंगा, अभी जगह नहीं थी। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि पांचों के पांचों जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास हो जाए, तो उस केस में हमारे पास मॉलिक्यूल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, और इस ज्योमेट्री को या इस शेप को बोला जाता है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। तो देखो ये एक ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल के ऊपर ये जो एटम रखा है इसको अगर हम तीनों एटम से जोड़ दें तो ऊपर हमें ऐसा लगेगा एक पिरामिड रखा हुआ है। ऐसे ही नीचे वाला एटम है, इसको अगर इन तीनों के साथ कनेक्ट कर दे तो ऐसा लगेगा नीचे भी एक पिरामिड रखा हुआ है। तो दो दो पिरामिड लगेंगे हमें, इस ट्राइंगुलर बेस का यूज करके हम दो पिरामिड बना सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इस वजह से इसको बोला गया ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास किसी मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इसमें से 4 बॉन्ड पेयर हो या शेयर्ड पेयर हो और एक लोन पेयर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल जो होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ये जो बॉन्ड है ये इस प्लेन के 90 डिग्री में है, ये दोनों ही बॉन्ड 90 डिग्री में है इस प्लेन के। तो मैक्सिमम एंगल कहाँ है, इस ट्राइंगल के अंदर है। तो आप किसी भी एक पोजीशन पर लोन पेयर लगा दीजिए, ये लोन पेयर जो है वो बाकी एटम से क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लोन पेयर लगा दिया, इससे भी 120 डिग्री के एंगल पे है, इससे भी 120 डिग्री के एंगल पे है। अब ये झूला बन गया। देखो एक आप बचपन में झूलते होगे, इस तरीके से शेप रहती है उसकी, ये एक्सिस है, यहाँ पर दो बैठने की जगह होती है और ये ट्राइंगुलर इसका बेस रहता है। ठीक है, तो इस झूले को बोला जाता है सी सॉ। तो इस वजह से इस शेप का नाम भी क्या पड़ गया, सी सॉ शेप। तो ये कब बनेगी, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें 4 तो हो शेयर्ड पेयर और एक आ जाए लोन पेयर और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट हो। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर इसका एग्जांपल आ जाता है, इसका एग्जांपल रहेगा SF4। इसका एग्जांपल जो है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, PCl5। अब देखो थर्ड पॉसिबिलिटी यही है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर्ड पेयर है और 2 है लोन पेयर। तो अब क्या हो जाएगा, अब भाई इस पोजीशन पे एक और लोन पेयर लगा दो तो 2 लोन पेयर आ गए, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो अब ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, तो लोन पेयर को तो हम कंसिडर करते नहीं, तो भूल जाओ, यहां पर जो है वो कोई चीज प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल तुम्हें अब कैसा दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है टी शेप या टी ज्योमेट्री। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऐसी कॉम्बिनेशन में है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और 3 शेयर्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो वो मॉलिक्यूल कैसी शेप बनाएगा, टी शेप बनाएगा। ये हो गई 3 पॉसिबिलिटी। अब देखो चौथी पॉसिबिलिटी और बना देता हूं यहां पर मैं, अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनमें से 2 बॉन्ड पेयर हों और 3 लोन पेयर आ जाए, तो क्या होगा भाई, तो ये जो तीसरा ट्राइंगल था, ट्राइंगल का तीसरा कॉर्नर था, यहां पर भी हम क्या करते हैं, एक लोन पेयर दिखा देते हैं। तो ये सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, बाकी बच गए हमारे 2 एटम्स, वो अबाव एंड बिलो द प्लेन दिखा दिए। ठीक है, तो अब लोन पेयर को तो कंसीडर करता नहीं है, शेप या ज्योमेट्री देखते टाइम हम लोन पेयर को तो कंसीडर करते नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, लीनियर। तो अब इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या कहलाएगी, लीनियर ज्योमेट्री। तो ध्यान रखना, ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये कॉम्बिनेशन है, तो मॉलिक्यूल जो है उसकी लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तब हम ज्योमेट्री जो है उसको क्या क्या नाम देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। 6 के 6 अगर शेयर्ड पेयर है और लोन पेयर अगर एक भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस तरह की शेप बनाता है और इस शेप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप या फिर ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है ये ऑक्टा प्लस हेड्रल से बना है। ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रॉन का मतलब फेस। तो देखो जब आप इस एटम को इन चारों एटम से कनेक्ट करते हो तो 4 फेस बन जाते हैं इसकी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला जो एटम है इसको जब चारों से कनेक्ट करोगे तो 4 फेस नीचे बन जाएंगे। तो 4 फेस नीचे, 4 फेस ऊपर, टोटल कितने हो गए, 8 फेस। इसी वजह से इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप या फिर ज्योमेट्री। तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 6 के 6 शेयर्ड पेयर हैं, तो मॉलिक्यूल जो है उसकी शेप क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। अब ये पॉसिबिलिटी, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन इसमें से 5 तो शेयर्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो देखो इस टर्मिनल पोजीशन पे जो जहां पर ये एटम लगा हुआ था वहां पर एक लोन पेयर लगा दो। तो अब क्या मिल गया, अब हमारे पास ये लोन पेयर जो है ये तो शेप में काउंट होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक एटम के ऊपर ही होता है, हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर दिखा रहे थे। अब ये शेप कैसी दिख रही है, तो इसको अगर मैं इन चारों से जोड़ दूं तो ये मुझे ऐसा लगेगा जैसे एक पिरामिड बन गया जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है। तो इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री।
तो ये नाम रहेगा इस शेप या फिर ज्योमेट्री का। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आ जाता है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से 4 शेयर्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अगर इस लोन पेयर को हम यहाँ पर भूल जाएं तो हमें शेप कैसी दिख रही है, एक स्क्वायर जैसी दिखाई दे रही है मॉलिक्यूल की शेप। इस शेप को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लैनर। तो ये आ गई शेप इस मॉलिक्यूल की जब ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अब हमें ये जो कॉम्बिनेशंस है इन कॉम्बिनेशन का यूज करना है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शेप बतानी है, क्या क्या शेप आएगी। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो शेप बता सकते हो। तो अब हम शेप प्रिडिक्ट कैसे करते हैं ये सीखते हैं वेस्पर थ्योरी का यूज करके। तो देखो बच्चों, मैं आपको जो है वो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम 3 चीजें निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, शेयर्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, ये 3 चीजें निकालेंगे। जब हमें शेयर्ड पेयर और लोन पेयर के नंबर पता चल जाते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाता है तो फिर हम अपनी वेस्पर थ्योरी की टेबल में से ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्री कैसी बन रही है। वही ज्योमेट्री होती है हमारे मॉलिक्यूल की या फिर वही शेप होती है। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ ClF3, ClF3 की शेप बताओ या फिर इसकी ज्योमेट्री बताओ यूजिंग वेस्पर थ्योरी, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। तो आप शेप या ज्योमेट्री कैसे बताओगे इस मॉलिक्यूल की? तो देखो उसके लिए तरीका आपको बता रहा हूं, ये स्टेप्स जो है वो आप नोट कर लो, ठीक है। टू प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री या फिर शेप, सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के, प्लस नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐड कर देना। प्लस अगर कोई मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज लगा है तो वो और ऐड कर दो, जितना भी नेगेटिव है उतना ही ऐड कर दो यहां पर। माइनस अगर कोई मॉलिक्यूल पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगा है, एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, तो उसको भाई माइनस कर देना, ठीक है। तो ये कब यूज करने हैं? जब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो मॉलिक्यूल के ऊपर, तब यूज करना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इससे क्या निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहां वाली चीज निकल जाएगी। अब शेयर्ड पेयर जो है वो कितने होंगे? तो देखो स्टेप नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऐसे निकाल लिए, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर, कितने शेयर्ड पेयर होंगे? जितने एटम्स उसके साथ जुड़े हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम। भाई हर एक एटम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा ही ना। तो शेयर्ड पेयर कितने आ गए? जितने एटम सेंट्रल एटम के साथ लिंक्ड या कनेक्टेड हैं। और लोन पेयर कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो शेयर्ड पेयर तो ऐसे आ गए, लोन पेयर कैसे निकालेंगे? तो लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से ये माइनस कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये हम 3 जो है ये फॉर्मूले यूज करेंगे अब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं BeCl2, इसकी मुझे शेप बतानी है। तो क्या करेंगे? सेंट्रल एटम, देखो सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम क्या बताया था लीविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाए थे तब, कि जो कम अमाउंट में होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो ये हो गया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, 2 क्लोरीन के एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों क्लोरीन के एटम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। लिविंग स्ट्रक्चर में ये दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, तो कितने सिंगल बॉन्ड बने, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, तो +0 -0 क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ये आ गया, कितना आएगा, 4/2 दैट इज 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 2। अब हमें निकालना शेयर्ड पेयर कितने हैं। तो अभी बताया था शेयर्ड पेयर किसके बराबर होते हैं, कितने एटम्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। 2 एटम्स कनेक्टेड है तो शेयर्ड पेयर हो गए 2। लोन पेयर कितने आएंगे, टोटल माइनस शेयर्ड पेयर, तो 2 - 2 दैट इज 0। तो कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो के 2 शेयर्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो क्या ज्योमेट्री आएगी, अभी आपको बताया था ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये शेप बनती है, और ज्योमेट्री क्या रहती है, लीनियर। तो आंसर क्या आ गया, ज्योमेट्री इज लीनियर। तो ये आ गया हमारा आंसर, BeCl2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अब आप इसकी शेप जो है वो भी बना सकते हो, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये हो गई इसकी शेप, ये हो गया शेयर्ड पेयर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है AlCl3। AlCl3 की बताओ क्या ज्योमेट्री रहेगी या फिर क्या शेप रहेगी इस मॉलिक्यूल की। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर एल्यूमिनियम जो है, एक एटम एल्यूमिनियम का, 3 क्लोरीन का, तो एल्यूमिनियम हो गया हमारा सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283। ये क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, प्लस इसने बॉन्ड कितने बनाए, 3 बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन जुड़े हैं ना इसके साथ, तो 3 क्लोरीन जुड़ेंगे तो भाई 3 बॉन्ड तो बनाएगा ही कम से कम, तो +3 कर दिया। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्या आ गया, 6/2 3। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। तो यहां पर अब तुम देखोगे ये वाला कॉलम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से। अब देखो शेयर्ड पेयर कितने हैं, तो भाई जितने एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं उतने शेयर्ड पेयर है। कितने एटम जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो शेयर्ड पेयर कितने हो गए, 3। लोन पेयर क्या आ जाएगा, तो टोटल माइनस शेयर्ड पेयर दैट इज 0। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 3 + 0 वाला। अब देखो 3 + 0 वाले में तुमने ये ज्योमेट्री बनाई होगी, और इस ज्योमेट्री का क्या नाम था, ट्रायंगुलर प्लानर। तो आ गई हमारी ज्योमेट्री या फिर शेप अगर बोले तो दिस इज ट्रायंगुलर प्लानर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई जब 3 शेयर्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री क्या लिखी हुई है उस टेबल के अंदर, ट्रायंगुलर प्लानर लिखी हुई है, तो हमारा मॉलिक्यूल भी कैसा रहेगा, ट्रायंगुलर प्लानर। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज SiF4। SiF4 जो है इसकी हमें ज्योमेट्री बतानी क्या होगी। तो देखो सेंट्रल एटम क्या हो गया, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 14, कॉन्फ़िगरेशन 284। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, कितने आएंगे, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4 फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हैं, तो 4 बॉन्ड तो कम से कम बनाएगा। कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्या आ गया, 8/2। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4। अब देखो यहां पर शेयर्ड पेयर कितने आएंगे, जितने एटम्स इसके साथ जुड़े हैं उतने ही शेयर्ड पेयर। कितने एटम जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, तो लोन पेयर कितना हो गया, टोटल माइनस शेयर्ड पेयर दैट इज 0। तो अब टेबल के अंदर ये देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन जब था तो ज्योमेट्री क्या थी, तो ज्योमेट्री इन्होंने बताई थी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है ऐसी। तो बस ज्योमेट्री अगर ऐसी है तो ये हमारा SiF4 जो है ये मॉलिक्यूल भी कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल। तो सिलिकॉन बीच में, 4 फ्लोरीन के एटम्स, ऐसी शेप बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं TCl5।
PCl5 की बताओ शेप क्या आएगी। तो देखो यहां पर ये कम अमाउंट में है तो ये सेंट्रल एटम हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालो कितने आएंगे हाफ 5 प्लस कितने एटम के साथ जुड़ा है 5 एटम्स के साथ जुड़ा है तो 5 बॉन्ड बनाएगा कम से कम, कोई नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा 5 + 5 10/2 दैट इज 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। शेयर्ड पेयर कितने हो गए, शेयर्ड पेयर हो गए यहाँ पर 5 क्योंकि 5 बॉन्ड बना रहा है। तो लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर आ गया 5 - 5 0। तो अब भाई इसकी जो है वो शेप क्या रहेगी या ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखो तुम्हारी टेबल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, पांचों के पांचों शेयर्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, तो ज्योमेट्री कैसी है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ये आ जाएगी PCl5 की ज्योमेट्री। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं PCl3, PCl3 का बताइए क्या रहेगा। PCl3 तो देखो यहां पर सेंट्रल एटम हो गया फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 5, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। ठीक है तो हाफ 5 प्लस कितने बॉन्ड बना रहा है 3 एटम्स जुड़े हुए हैं तो 3 + 0 - 0 क्योंकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, क्या आ गया 8/2 दैट इज 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब इसमें से शेयर्ड पेयर कितने होंगे, तो देखो यहां पर कितने एटम्स जुड़े हैं 3 एटम्स जुड़े हैं तो 3 शेयर्ड पेयर हो गए। अब लोन पेयर क्या आएगा 4 - 3 दैट इज 1, एक लोन पेयर आ गया। तो अब देखो तुम्हारा ये वाला कॉलम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, शेयर्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो तुमने ज्योमेट्री कैसी बनाई थी, ज्योमेट्री बनाई थी कुछ ऐसी, यहां पर था लोन पेयर, इस ज्योमेट्री को क्या बोला गया था पिरामिडल। तो PCl3 का मॉलिक्यूल जो है इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल, और इसकी शेप कैसी बनेगी, इसकी शेप बन जाएगी ऐसी। तो ये हो जाएगी PCl3 की शेप ऑन द बेसिस ऑफ दिस ज्योमेट्री। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है XeF2, ठीक है जेनॉन। तो जेनॉन जो है वो नोबल गैस होती है यहां पर, और नोबल गैस जो है जेनॉन, इसका एटॉमिक नंबर जब आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना देखने को मिलता है 54। अब भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखने लग जाओ, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तुम्हें जेनॉन के अंदर 2 8 18, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 8। तो नोबल गैस है, नोबल गैस हीलियम को छोड़ के बाकी सभी नोबल गैसेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, कितना आ जाएगा हाफ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस कितने बॉन्ड बनाए इसने 2, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, क्या हो गया टोटल 10/2 दैट इज 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब देखो इसमें से शेयर्ड पेयर कितने हैं, तो भाई 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 एटम्स इसके साथ जुड़े हैं तो शेयर्ड पेयर भी 2 ही हो गए। तो लोन पेयर कितने आ गए, लोन पेयर आ गए 5 - 2 दैट इज 3। तो अब देखो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है वो कहाँ बना था, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, शेयर्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, तो एक ऐसी शेप बनी थी हमारे पास, ऊपर और नीचे एटम है बाकी जगह जो है वो लोन पेयर है। ठीक है तो इस शेप को हमने क्या बोला था लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर XE रहेगा सेंट्रल एटम, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और यहाँ पर आ जाएंगे 3 लोन पेयर इस तरीके से, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, इट हैज अ लीनियर ज्योमेट्री। तो ये हो गया XeF2 का मॉलिक्यूल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं SF6। SF6 का जो है वो आप बताओ क्या रहेगी ज्योमेट्री इसकी मॉलिक्यूल के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, देखो सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ
कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 6 प्लस कितने एटम्स जोड़े इसने, 6 एटम्स और जोड़ रखे हैं, प्लस 0 माइनस 0, टोटल क्या आ गया 12/2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब इसमें से शेयर्ड पेयर देखो, कितने एटम्स जोड़े सल्फर के साथ, 6 एटम, तो शेयर्ड पेयर हो गए 6। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तो 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो ये कॉम्बिनेशन देखो, अब इलेक्ट्रॉन पेयर 6, शेयर्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो ज्योमेट्री क्या बनाई थी, तो ज्योमेट्री हमने ऐसी बनाई थी कुछ, और इस ज्योमेट्री को नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहने वाला है, इसकी ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल। तो बीच में सल्फर बना दो, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ठीक है। इन सभी को ये स्क्वायर बेस बनाएंगे, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसी कैटायन या फिर एनायन का, ठीक है। तो H3O प्लस, H3O प्लस। अब यहां पर देखो सेंट्रल एटम क्या है, तो आपने लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, तो सेंटर में क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा ही कुछ बनाया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाया था, तो सेंट्रल एटम है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कन्फिगरेशन हो गया 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6। टोटल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या आएगा हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, बॉन्ड कितने बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ रखी है, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज हाँ एक पॉजिटिव है तो -1 करना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही माइनस करना पड़ेगा। 6 + 3 9 - 1 इज 8/2 दैट इज 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। अब देखो शेयर्ड पेयर कितने हैं, इसमें से शेयर्ड पेयर है यहां पर 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 4 - 3 दैट इज 1। अब देखो ये वाली टेबल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 शेयर्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री जो है वो कैसी बन रही है, तो ज्योमेट्री बनेगी कुछ ऐसी, H H H, इसको क्या बोलते हैं पिरामिडल। तो पिरामिडल ज्योमेट्री होती है H3O प्लस की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, NH2-1 ये मॉलिक्यूल है। तो देखो यहां पर कम कौन है, नाइट्रोजन जो है वो उसका सिर्फ एक ही एटम है, तो सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कन्फिगरेशन 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, प्लस बॉन्ड कितने बना रहा है 2, कोई नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 कर दो, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो -0। 5 और 2 7 और 1 8, 8/2 कितना आ गया 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। अब इसमें से शेयर्ड पेयर कितने होंगे, तो देखो यहां पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं बस, तो शेयर्ड पेयर हो गए 2। अब लोन पेयर कितने आ गए, लोन पेयर आ गए 4 - 2 दैट इज 2, 2 लोन पेयर। तो देखो अपनी टेबल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 शेयर्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, तो ऐसा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो NH2- जो है इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, इट हैज अ बेंट ज्योमेट्री या बेंट शेप, और मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा H नाइट्रोजन का एटम, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो ये हो गया हमारा NH2- की शेप। चलिए तो बच्चों इस तरीके से जो है वो आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन अगर होता है तो उसका आप इस फॉर्मूले का यूज करके और इस टेबल का यूज करके जो वेस्पर थ्योरी के अंदर दी गई थी उसका यूज करके आप उसकी शेप या फिर ज्योमेट्री जो है वो इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब यहां पर भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस पाई गई इस मेथड के अंदर, वेस्पर थ्योरी के अंदर। ये जो है क्या लिमिटेशंस है देखते हैं। तो इस थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि हमने अभी जितने भी एग्जांपल्स देखे, इन सभी एग्जांपल्स में अगर आपने नोट किया हो, हमने सिंगल बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको लिया था एज एन एग्जांपल और उनकी शेप को एक्सप्लेन किया था। तो यही इसका मेजर लिमिटेशन होता है, दिस थ्योरी is able to explain the shape or geometry of simple molecules.
and do not explain complex molecules। ठीक है, एक तो लिमिटेशन आ गया ये। दूसरा आ जाता है it is not universally accepted that the electron pairs are directional। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि भाई हमारा ये एक एटम है ए, इसके बाद इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको डायरेक्शन में दिखा रहे हो, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के वैलेंस शेल से बाहर तो आता ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना एटम के बाहर आ जाएगा और बॉन्ड बनाने के लिए, एटम तो इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा एटम के अंदर ही। कोई बॉन्ड भी अगर बन रहा है तो वो एटम के विद इन ही बनेगा ना, तो हम डायरेक्शन नहीं दिखा सकते इलेक्ट्रॉन की। यहां पर वेस्पर थ्योरी में जितनी भी शेप बनाई जा रही है उन सब में क्या दिखा रहे हैं हम, डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि भाई लीनियर बनेगा तो ऐसी शेप आएगी, ट्रायंगुलर प्लानर बनेगा तो ऐसी शेप आएगी। हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को अलग अलग दिखा दिया है यहाँ पर एटम से बाहर। तो इमेजिन करने में बच्चे को जो है वो थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, एक्चुअली यू आर शोइंग एन एटम आउट ऑफ द एटम। एक इलेक्ट्रॉन को आप एटम से बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सा समझने में जो है वो ये टिपिकल कॉम्प्लेक्स एक कंसेप्ट जो है वो बन जाता है। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए दी गई।